हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए मोनोपोली दे दी गई थी और वह 20 वर्ष समाप्त होते हैं 1813 के अंदर। तो 1813 के अंदर लंदन की सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार फिर से एक कानून पास करके भारत भेजती है, जिसको कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, वह समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन दो व्यापारों में कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। वह दो व्यापार थे, ट्रेड ऑफ टी यानी कि चाय का व्यापार, और दूसरा था ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार। यानी कि लंदन की अब कोई भी कंपनी या ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर के किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकती थी, लेकिन दो चीज़ का व्यापार नहीं कर सकती थी, जो कि था चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। दूसरा पॉइंट है वह क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव इन इंडिया। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को बुलाया जाता है, जो कि ब्रिटिश सरकार को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर दो विशाल धर्म रहते थे, जो थे हिंदू और मुसलमान। और दोनों ही धर्म के लोगों को बरगला करके या लालच दे करके ईसाई बनाया जा रहा था, जो कि भारतीयों को कतई पसंद नहीं आया। जो तीसरा पॉइंट है वह 1 लाख रुपीज़ पर एनम व सैंक्शन फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि ब्रिटेन की आबादी बहुत ही कम थी और भारत एक बहुत ही बड़ा देश था। तो उन्हें भारत में शासन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भारत में ही कुछ लोगों को पढ़ा लेते हैं और उन्हें अपने नीचे या अपने अंडर में ही कुछ पोस्ट दे देंगे छोटी मोटी, और शासन करेंगे। ये समाप्त होता है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला जो चार्टर एक्ट भेजा जाता है 20 साल के बाद, वो होता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है एंटायर ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। जैसे कि 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, वो सिर्फ दो व्यापारों में बची हुई थी, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। अब इन दो व्यापारों में भी जो कंपनी की मोनोपोली है उसे समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि ब्रिटिश या लंदन की कोई भी कंपनी आकर के भारत में किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकती थी। जो दूसरा पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज। कंपनी में प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाता है। जैसे कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई थी, आप सभी को याद ही होगा, पहले बनाया गया था जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके बाद इस पोस्ट को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि बंगाल उस वक्त बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत था, और लेकिन अब तक इस समय तक आकर के जो ब्रिटेन है उसने भारत के बहुत ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और बंगाल बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। तो सेंट्रलाइज करने के लिए, प्रशासन को केंद्रीकरण करने के लिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट है उसे बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और वह था विलियम बेंटिंग। चाहे आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों ही लगाएंगे आप विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वह 1835 के अंदर इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बना दी जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि इस वक्त देश के अंदर कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन सरकार में क्योंकि वे अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए 1835 के अंदर उन्होंने इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। आगे बढ़ते हैं। जो अगला चार्टर एक्ट था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर ऑफ कंपनी वाज सेपरेटेड। कंपनी से प्रशासन व विधायिका को अलग अलग किया गया। विधायिका समझते हैं, विधायिका क्या होती है। एक देश के अंदर तीन बड़ी संस्थाएं होती है, जिसमें पहली होती है कार्यपालिका, दूसरी न्यायपालिका और तीसरी होती है विधायिका। विधायिका वह संस्था होती है जो कि कानून बनाती है, और कार्यपालिका वह संस्था होती है जो कि उस कानून का पालन करवाती है, और न्यायपालिका वह संस्था होती है जो कि उस कानून की रक्षा करती है। अच्छे से समझते हैं। जैसे विधायिका को समझिए तो विधायिका दो स्तर पर काम करती है। पहला है पूरे देश के स्तर पर, जिसे कहते हैं केंद्र सरकार, और राज्य के स्तर पर, जिसे कहते हैं राज्य सरकार। जो राज्य के स्तर पर जो विधायिका होती है उनको सांसद कहते हैं। संसद होती है विधायिका, और उसके अंदर जो संसद के जो सदस्य होते हैं उसे कहा जाता है सांसद। और जो राज्य के स्तर पर जो विधायिका कार्य करती है उसे कहा जाता है विधानमंडल, और उसके अंदर होती है विधायक।
जो कार्यपालिका होती है वह दो तरीके की होती है, शासन व प्रशासन। प्रशासन वह चीज़ होती है जैसे किसी को नौकरी पर रखा जाता है और एक निश्चित आयु के बाद उसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है। लेकिन जो शासन वह चीज़ है जो कि बदलता रहता है, उसको स्थिर नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ 5 साल के लिए उनका निर्वाचन होता है चुनाव के बाद, उसी को कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंग बताता हूँ आपको। सबसे जो बड़ा रंग है वो है राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उसके बाद है प्रधानमंत्री, और उसके बाद है मंत्रिपरिषद, और उसके बाद ये पुलिस वगैरह ये सब भी कार्यपालिका के अंदर में ही आती है। और विधायिका होती है सांसद व विधायक, आपको बताया। और न्यायपालिका होती है सभी सभी न्यायालय न्यायपालिका के अंदर आती है। और देश के अंदर कार्यपालिका व विधायिका एक ही होती है, क्योंकि जो लोग विधायिका में होते हैं वही लोग कार्यपालिका में भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, व सांसद भी होते हैं व मंत्रिपरिषद भी होते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री जो है वो सांसद भी होता है और कार्यपालिका का अंग भी होता है। आगे बढ़ते हैं, शासन व प्रशासन के बारे में जानते हैं। शासन का मतलब होता है जो नीतियों का निर्माण करता है, और प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन चीज़ समझ में आई होगी। कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका। विधायिका वह होती है जो कि कानून बनाती है, जैसे देश की संसद देश के लिए कानून बनाती है, वह राज्य की विधायिका राज्य के लिए कानून बनाती है। न्यायपालिका वह होती है जो कि उस कानून की रक्षा करती है, और कार्यपालिका वह होती है जो कि उस कानून का क्रियान्वयन करती है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है, जैसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंपनी से प्रशासन व विधायकों को अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रशासन में लोग बैठे हुए थे वे अब कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने के लिए विधायिका का प्रयोग होगा, और वह विधायिका होती है जो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। कानून बनाने के लिए बनाया जाता है ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अखिल भारतीय विधान परिषद, जो कि कानून बनाने के लिए होती है। ये विधायिका का कार्य करती है, और इसमें होते हैं 12 मेंबर, जो कि भारत के अंदर सभी प्रकार के कानून यही बनाएंगे अब। तीसरा पॉइंट है, ए लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। बंगाल के लिए एक उप गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि आपको पिछले चार्टर एक्ट में बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल के प्रशासन की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए एक और उप गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। जो चौथा पॉइंट है वो है 1853 के अंदर रिटर्न एग्जाम फॉर आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की जाती है। पहले इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस में लग सकता था, जो कि होता था जो निदेशक मंडल है उनके जो करीबी होते थे, उनके जो रिश्तेदार होते थे, वही भारतीय नागरिक सेवा में लग जाते थे। लेकिन जब इंग्लैंड की सरकार ने यह देखा तो उन्होंने इस बात को गलत समझा, और सबसे पहले रिटर्न एग्जाम आईसीएस के लिए यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए सबसे पहले 1853 में कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। निदेशक मंडल के जो भी सदस्य हुआ करते थे, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह संभालते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल। और उसके जो 24 सदस्य थे उन्हें अब घटा करके कर दिया जाता है 18 मेंबर्स, यानी कि 6 सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट था वो था कंपनी से प्रशासन व विधायिका को अलग अलग किया गया। दूसरा जो था वो कानून बनाने के लिए अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। तीसरा था बंगाल के लिए एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। चौथा है भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। पांचवा था निदेशक मंडल के 6 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, निकाल दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद देश के अंदर मैं 4 साल के बाद यानी कि 1857 के अंदर भारत के अंदर एक बड़ी क्रांति होती है, जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। और उस क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार को होश आता है, और वह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद कर देती है, क्योंकि वह भारत पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी। और 1858 के अंदर जो ब्रिटेन का जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ज़मीन कब्जाई थी, जो शासन किया था, उस शासन को सीधा का सीधा जो ब्रिटिश के जो राजा या रानी हुआ करते थे उनके अंडर ले लिया जाता है, और उनके अंडर कर दिया जाता है। यानी कि अब जो भारत का जो साम्राज्य है वह ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन के जो राजा महाराजा थे वह संभालेंगे, और वहीं से चालू होता है क्राउन रूल यानी कि ताज का शासन। तो अगली वीडियो में हम ताज का शासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।